तो आज देश के सबसे बड़े आईपीओ की धमाकेदार लिस्टिंग हुई। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के आईपीओ में पैसा लगाकर निवेशकों को पहले ही दिन 50% के जोरदार रिटर्न मिले हैं। 1140 रुपए इश्यू प्राइस के मुकाबले एलजी का शेयर 1710 रुपए पर लिस्ट हुआ है। तो क्यों है बाजार एलजी का दीवाना, बता रहे हैं आशीष वर्मा। कहना चाहिए ब्लॉकबस्टर डी स्ट्रीट पे डेब्यू होता हुआ 1140 की इशू प्राइस 50% मोटा मोटी प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था 1700 के आसपास, और शायद किसी भी एक्सपेक्टेशन से बेहतर एक परफेक्ट स्टार्ट के लीजिए एक हेवीली सब्सक्राइब्ड आईपीओ को। और सही भी है, आपने कहा क्यों? क्योंकि एक मार्केट लीडर है होम अप्लायंसेज में और एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे यह आईपीओ ऑफर किया गया था, तो कह लीजिए एक परफेक्ट ब्लेंड था, उसका फायदा मिला। अच्छा, जब आईपीओ आया था उसकी इश्यू प्राइस के हिसाब से इंटेंडेड मार्केट कैप थी 77,000 करोड़ की, और जिस तरह की प्रीमियम पे लिस्टिंग हुई ये मार्केट कैपिटलाइजेशन ले गया है 1,15,000 करोड़ रुपए पे। तो ऐसी कुछ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कर रहा था। एलजी कॉर्प जो साउथ कोरिया में लिस्टेड है वो 11.3 ट्रिलियन साउथ कोरियन वॉन्स में ट्रेड करती है। इंडियन करेंसी में लेकर आई है तो 70,000 करोड़ रुपए के आसपास तकरीबन इस समय कामकाज करती हुई, और अब उसी की एक लिस्टेड सब्सिडरी 60% प्रीमियम पे अपने साउथ कोरियन पेरेंट से ट्रेड करती हुई आपको नजर आएगी। अच्छा, ब्रोकरेजेस के आज कई सारे अपडेट्स आए थे, ये ध्यान रखिएगा लिस्टिंग से पहले की कहानी। एंटीक 1725 के प्राइस टारगेट्स, एमओएफएसएल 1800, नोमुरा 1800, एम्बिट 1820, एमके 2050 की बात कर रहा था। 1700 पे आ गए तो आप थोड़ा सा कॉशियस रहिए। लार्जली ब्रोकरेज 1700 से 1800 के प्राइस टारगेट्स 12 मंथ के टाइम होराइजन के हिसाब से लेके चल रही थी। एमके जरूर 2050 की बात कर रहा है, यानी कि मौजूदा स्तरों से अगले 12 महीनों में 20% के आसपास का अपसाइड उन्हें नजर आता है। अच्छा, ब्रोकरेज को अट्रैक्टिव क्यों लग रहा था? कोई मोतीलाल ओसवाल कह रहा था कि इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, तो हमेशा हायर मल्टीपल्स कमांड करेगा, और कर भी रहा है इस समय। ये एम्बिट कह रहा था कि टॉप 3 प्लेयर्स हैं अक्रॉस कैटेगरीज, चाहे मार्जिन्स का देख लें चाहे आप रेवेन्यूज का देख लें, और जिस तरह का अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है ये, ग्रोथ पोटेंशियल तगड़ा है, प्रीमियमाइजेशन की अपॉर्चुनिटी है, और लार्ज अप्लायंसेस की स्पेस में अब वो कह रहे हैं सबसे प्रिफर्ड पिक हमारी ये है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, मैं ब्रांड की कहानी ना इन्हीं के लोगों से उसमें छुपी हुई है। एलजी का ओरिजिनल जो नाम था अर्स्टवाइल वो था लक्की गोल्ड स्टार, फॉर्मर नाम जो था। आज उसी की ये इंडियन सब्सिडरी इसी नाम को जस्टिफाई करती हुई इस पेरेंट के लिए नजर आ रही है। और एक लोगों से आप लोग वाकिफ हैं, लाइव्स गुड, तो जिन जिन के सब्सक्रिप्शंस आए हैं, आईपीओ अलॉटमेंट हुए हैं, सबकी लाइफ गुड है, बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है अपने सारे लोगों उसको ये। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। निफ्टी एक्सपायरी के दिन आज बाजार में दबाव दिखा। शुरुआती तेजी के बाद बाजार गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स 297 पॉइंट गिरकर 82,030 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 82 पॉइंट गिरकर 25,146 पर बंद हुआ। आज के कारोबार में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में बिकवाली रही। मेटल, रियलिटी और पीएसयू शेयर्स में दबाव दिखाई दिया। वहीं पीएसयू बैंक इंडेक्स की बात करें तो एक करीब 1.5% गिरकर बंद हुआ, जबकि कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयर्स में तेजी देखने को मिली। एबेकस एसेट मैनेजर के फाउंडर सुनील सिंघानिया का मानना है कि फाइनेंशियल, फार्मा, मेटल और न्यू एज कंपनियों में आगे बड़ा पैसा बन सकता है। सुनील सिंघानिया से बातचीत की हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने। सुनील जी, इस साल आपके हिसाब से पैसा कहाँ बनेगा? मतलब कौन सी इस समय आपको अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दिख रहे हैं इस साल? अगर ऑब्वियसली आप स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ थीम्स जो आपको लग रहा है कि इन लेवल्स पर काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। अगर एसेट क्लास देखेंगे तो हम, आई एम प्रिज्यूमिंग यू आर टॉकिंग अबाउट इक्विटीज ओनली, अभी इक्विटीज की बात हो रही है। आई थिंक सो, सी इंडिया इज नाउ ट्रांजिशनिंग, यू नो, मुझे लगता है जो 1 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी हुई, उसमें जो कंपनीज, जो सेक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किए, जो 4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जाएगी ना, तो सम ऑफ द सेक्टर्स विल चेंज, सम ऑफ द कंपनीज विल चेंज, एंड आई थिंक अगर फॉरवर्ड लुकिंग इन्वेस्टर रहना है, रेलेवेंट रहना है, तो वील हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लिटिल डिफरेंटली। तो अमंग द, I would say the stable sectors, I think financials would be a stable sector, but within financials ना
उसमें भी काफ़ी चेंज हुआ है। पहले फाइनेंशियल्स का मतलब था बैंक्स, हाँ, अब फाइनेंशियल्स का मतलब है एनबीएफसी, अब फाइनेंशियल का मतलब है नॉन फंड बेस्ड फाइनेंशियल, जिसमें सबसे बड़ा ग्रोथ है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज। अभी फर्स्ट लॉट ऑफ रिजल्ट आए हैं एसेट मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के, फिनोमिनल है, ग्रोथ इज फिनोमिनल। हम वो बिजनेस में हमको दिख भी रहा है वो। एक्सचेंजेस, इंटरमीडियरीज, आज ये जो डिपॉजिटरीज हैं, क्योंकि नंबर ऑफ अकाउंट्स बढ़ते जा रहे हैं तो बढ़ना ही है। आई थिंक विद इन फाइनेंशियल्स ऑल्सो ना थोड़ा चेंज होगा। अभी फिनटेक कंपनीज आ रही है, यू नो, ऑनलाइन पेमेंट वाली कंपनीज हैं बहुत। आई थिंक देयर यू हैव टू फोकस अपना। जो आप बैंक तो जाते नहीं हो, कितने साल से नहीं गए, अभी तो पूरा चेंज हो गया है। द वे ऑफ फाइनेंशियल्स हैव चेंज। देन देयर आर ट्रेडिशनल सेक्टर्स जिसमें फार्मा है। आई थिंक इंडिया इज ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, तो ठीक है, यू नो, थोड़ा बहुत इन द नियर टर्म टैरिफ वेरिफ ये वो चलते रहेगा, बट इंडिया हैज ग्लोबल competitiveness plus domestic affordability of spending on pharma has increased, so both engines are there. And then you have the boring sectors like metals. We are very positive there. IT services growth is sort of slowing down, but I think new age companies जो अभी तक हम invest नहीं करते थे, I think we'll have to start looking at them constructively. पर्टिकुलरली कंपनीज जिसमें प्रॉफिट बनना शुरू हो गया है। हम लॉस मेकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बट देयर आर सम आई वुड से फ्यूचरिस्टिक कंपनीज जहाँ पे प्रॉफिट बनना शुरू हो गया। ग्लोबल आईटी जायंट गूगल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में विशाल डेटा सेंटर और एआई हब बनाएगा। आज भारत एआई शक्ति समारोह में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने ऐलान किया कि इस पर 5 साल में $15 अरब यानी भारतीय रुपए में 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश किया जाएगा। तैयार होने पर विशाखापट्टनम अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा हब होगा। इसके लिए आज गूगल और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच एमओयू साइन किया गया। इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहे। सुंदर पिचाई ने एक्स पर पोस्ट किया कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा की। इस एआई हब में गीगावाट स्केल की कंप्यूटिंग कैपेसिटी, इंटरनेशनल सबसी गेटवे और विशाल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिचाई के पोस्ट पर जवाब देते हुए लिखा कि गूगल का ये विशाल निवेश विकसित भारत के विजन के अनुरूप है। ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी इस प्रोजेक्ट को एक बड़ी उपलब्धि बताया। आज गूगल ने $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है डेटा सेंटर एआई हब बनाने का विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आपके विजन से, आपके प्रयासों से विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां भारत में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश श्री चंद्रबाबू नायडू जी का। आपके एग्जीक्यूशन और विजन के कारण आज बहुत ही कम समय में ये सब संभव हो पाया है। ये $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर और एआई हब में होगा। Now it is next level of development. We started iTech City and promoting IT. Now artificial intelligence and also data centers and also quantum computing. For all these things, driving force is the Honorable Prime Minister. Whenever we bring some proposal, immediately he is doing, not only doing, he is asking to implement it at a faster pace. चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, देश के 7 करोड़ से ज्यादा पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए एक बड़ी खबर है। अब बच्चों की पढ़ाई, शादी या इलाज जैसे जरूरी काम के लिए पीएफ से पैसे निकालना आसान हो जाएगा। ईपीएफओ ने नियमों को सरल बनाते हुए निकासी की लिमिट बढ़ा दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा जुड़ते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, आपसे जानना चाहेंगे, पीएफ विड्रॉल की बात करें तो किस तरह से इससे जुड़े नियमों को सरल किया गया है, क्या कुछ बदलाव इसमें किए गए हैं?
जो एक बहुत ही आम समस्या जो सभी ईपीएफओ सदस्यों के सामने आती थी कि वो अपने ही फंड की निकासी कैसे करें, क्योंकि जो कंडीशंस थी वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, कई सारे आपसे कारण मांगे जाते थे। तो अब ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने इनमें से कई शर्तों में रियायत देने का फैसला किया है। खासतौर पर अगर आपको शिक्षा, शादी या इलाज जैसी चीजों के लिए जरूरत पड़ती है तो आप अपनी जो कुल राशि है उसका 75% तक उसकी निकासी कर सकेंगे। हालांकि 25% आपको एज ए मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे मामले जिसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस कहा गया है उसमें 100% तक भी निकासी की अनुमति दी गई है। इससे पहले करीब 13 जटिल जो है शर्तें रखी गई थी, उनमें कई सारे आपको कारण बताने पड़ते थे, कई सारे ऐसी शर्तें थी जिसके लिए आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता था। तो अब उन्हें सिंप्लीफाई किया गया है, उन्हें सिर्फ 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें जरूरी जरूरतें या आवास संबंधी जरूरतें या विशेष परिस्थितियां, इनमें इन्हें कैटेगराइज किया गया। और खासतौर पे विशेष परिस्थितियों में पहले आपको बहुत सारे कारण बताने पड़ते थे, अब आपको वो कारण बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा शिक्षा के लिए 10 बार तक और शादी के लिए 5 बार तक निकासी की अनुमति दी गई है। एक और शर्त में जो ढील दी गई है वो है आंशिक निकासी के लिए जो न्यूनतम सेवा की अवधि है उसे कम किया गया है और अब केवल 12 महीने की जो न्यूनतम सेवा है उसके बाद आप जो है निकासी कर सकेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम है। तारापुर से सम्राट चौधरी, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, दानापुर से राम कृपाल यादव को टिकट मिला है। पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 9 महिला उम्मीदवार भी घोषित किए हैं और चर्चित बेनीपट्टी सीट पर भी मौजूदा विधायक विनोद नारायण झा को ही पार्टी ने टिकट दिया है। आपको बता दें, यहां से गायिका मैथिली ठाकुर के चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, हरियाणा में आईपीएस अफसर पूरन कुमार की कथित तौर पर आत्महत्या के मामले में सियासत गर्मा गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज चंडीगढ़ स्थित पूरन कुमार के आवास पर मुलाकात की। राहुल गांधी ने आईपीएस अफसर की आत्महत्या को लेकर बीजेपी और हरियाणा सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मामले में तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। ये एक सर्विंग ऑफिसर है, तो ये एक सर्विंग ऑफिसर हैं। आप समझते हो, देश समझता है कि इन पे कैसे प्रेशर्स आ सकते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए और इमीडिएटली इन अफसरों पर एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए, आप अरेस्ट कीजिए। वहीं दूसरी तरफ एलजेपीआर के नेता चिराग पासवान ने भी इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। चिराग पासवान ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उनकी बात राज्य के मुख्यमंत्री से हुई है, सख्त कार्रवाई की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तरीके से ये दुखद घटना घटी है, इसने कहीं ना कहीं, इस घटना ने समाज की उन कुरीतियों को उजागर करने का काम किया, जिसने ये दर्शाया कि आज भी 21वीं सदी में भी जात पात धर्म मजहब को लेकर किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। उनकी जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है और ये कहीं ना कहीं इस समाज के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। तो आईपीएस अफसर की आत्महत्या में दलित एंगल सामने आने पर बवाल मच गया है। कांग्रेस ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है, तो वहीं चिराग पासवान ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिया है। आज आवाज अड्डा में हम इसी पर खास चर्चा कर रहे हैं, दलित आईपीएस की आत्महत्या पर सियासत क्यों। जरूर देखिए आज शाम 7:57 पर। तो दिवाली के मौके पर बाजार सज चुके हैं। इस दिवाली पटाखों का कैसा है मार्केट, कौन सी नई वैरायटी बाजार में मौजूद है, ये जानने की कोशिश की संवाददाता केतन जोशी ने। पटाखों का बाजार लग चुका है और मेरा ध्यान सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर का ये जो खास बम है इसके ऊपर जाता है। इसकी काफी खूबी भी है। इसके अलावा आंधी तूफान यहाँ बम भी है और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को पसंद आती है। आइए हम इस शोरूम के ओनर से बात करते हैं। बताइए कि इस बार क्या क्या नई चीजें देखने को मिलेगी। इस बार मार्केट में 100 के ऊपर से अधिक चीज आई है। बच्चों की आई है, ऊपर आकाश की चीज भी आई है
मेन तो ऑपरेशन सिंदूर है, वंदे मातरम है। वंदे मातरम में जो इंडिया का फ्लैग होता है वो फ्लैग बनता है और पूरे आकाश में दिखता है। लोगों का उत्साह कैसा है? मार्केट प्लस है माइनस है? लोगों का उत्साह पिछले 2 महीने से बहुत अच्छा है। जो भी अभी जो हिंदुओं का त्यौहार आ रहा है, सब त्यौहार में सब लोग आ रहे हैं। ये साल भी ग्राहकी अच्छा है। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा भी मैं आपको दिखाऊं, गोल्डन और सिल्वर डक है, वो भी बच्चों में काफी पॉपुलर होने वाली है। AK-47 है, और इसके अलावा छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक जो हर साल दीपावली पटाखों के सहारे मनाते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो दिवाली की शॉपिंग में बड़ा कंफ्यूजन है, ऑनलाइन खरीदारी करें या फिर ऑफलाइन। डिस्काउंट और ऑफर्स का फायदा कैसे उठाएं, इसी पर आज हम कंज्यूमर अड्डा में खास चर्चा कर रहे हैं। दिवाली की खरीदारी क्या है समझदारी? शाम 5:57 पर जरूर देखिए।